नमस्कार दोस्तों, मैं रामकेश राजभर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का भारतीय इस अपने दर्शन में। और मैं आज बात करना चाहता हूं भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर। जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में ये कहा कि आप जो वोट देते हैं वो आप वोट देते नहीं हैं, आपसे दिलवाया जाता है। आज मैं इसी चीज़ को समझने की कोशिश करूंगा और आप भी इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। जहाँ तक मैंने जाना है या समझा है उस चीज़ को ही मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और वो ये बात ऐसी है कि किसी भी चुनाव को, किसी भी प्रत्याशी को जीतने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है मेरे हिसाब से। और वो दो लोगों में एक तो है पैसा और दूसरा है गुंडा शक्ति। अब जिसके पास पैसा है उसके पास गुंडा शक्ति ऑटोमेटिक आ ही जाएगी, उसमें कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि वो पैसा खर्च करेगा तो गुंडा शक्ति उसको बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो अब इस चीज़ को इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए आप कि एक प्रत्याशी चुनाव में जब खड़ा होता है तो उसका सबसे पहले काम होता है कि आपके दिमाग को शार्प करना, यानी कि सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म करना। और वो इस तरह से ख़त्म करता है जैसे मान लीजिए कि कोई एक गुंडा है जिसके प्रभाव में पूरा का पूरा इलाका है और उसे ये मालूम है कि अगर ये गुंडा मेरे पाले में आ गया तो इस इलाके के सभी लोग मुझे वोट देंगे डर के मारे। क्योंकि लोगों को इस बात का डर होता है कि अगर हमने इसको वोट नहीं दिया या फिर ये चुनाव हार गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो जो प्रत्याशी होता है वो उस गुंडे को जो है कि खरीद लेता है और उसे खरीद के अपने साथ चुनाव प्रचार में उतार लेता है। और पब्लिक ये देखती है कि ये जो आदमी था ये फला प्रत्याशी के साथ में घूम रहा है, उसके साथ रह रहा है, इसका मतलब हमें वोट जो है कि इसे ही देना है, वरना ये प्रत्याशी हार जाएगा। और वो हार गया तो हमें बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। किसी भी तरह से आप सोचिए, किसी भी तरह से मकसद है डर, एंगल कोई भी बना लीजिए आप, ऐसा होता है। और यदि डर नहीं है किसी भी गुंडे मवाली का या कोई उस इलाके में ऐसा गुंडा मवाली नहीं है, सब लोग स्वतंत्र हैं सोचने के लिए, समझने के लिए, तो फिर उनका स्टेप होता है अगला दूसरा, और वो होता है ये कि सभी लोगों को दारू पिलाओ, मांस मच्छी खिलाओ और उनको पूरी तरह से डुबा के रखो। और आप जानते हैं दारू पीने वाला व्यक्ति, मांस मच्छी खाने वाले व्यक्ति, अगर वो हमेशा एनी टाइम नशे में धुत है, उसी प्रत्याशी के बारे में सोच रहा है जो बार बार उसको खर्च कर रहा है उसके ऊपर, तो वो धीरे धीरे उसके प्रभाव में चला जाता है, वो अपने बुद्धि का प्रयोग करना भूल जाता है। और जिस दिन चुनाव का समय आता है उस दिन जो है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसको याद कर पाता है कि अगर वो हार जाएगा तो हम उससे नज़रें कैसे मिलाएंगे, ये वो दुनिया भर का फलाना ढिमका सोचता रहता है। और उस वक्त सोचता नहीं, सिर्फ उस प्रत्याशी के बारे में सोच पाता है और वो वोट दे देता है। एक दूसरा और भी रास्ता होता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग ने होर्डिंग पोस्टरों पे बैन लगाया, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाकर शोर शराबा करके प्रचार करने पर भी बैन लगाया। बहुत ज़्यादा गाड़ियों का आप हुजूम जुलूस निकाल रहे हैं एकदम रैली के नाम पे, इतने बड़े बड़े इकट्ठे करके गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, तो जनता जितने भी लोग हैं हल्ला मचाते हुए प्रचार करें, उस पर भी बैन लगाया। ये सारी चीज़ें आप देखे हैं। क्यों आखिर बैन लगाई? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यही है कि आपके सामने
जब भी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बार किया जाए, बार बार एक ही चीज़ को बार बार किया जाए, तो आपके दिमाग में वो चीज़ हावी होती है। ये एक मनोविज्ञान के पढ़ाई में ये हिस्सा आता है। अगर आप थोड़ा बहुत मनोविज्ञान को पढ़े हैं तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं अच्छी तरह से, वरना आप इस चीज़ को समझ भी सकते हैं, और नहीं अगर इस चीज़ को देख पा रहे हैं आप, तो थोड़ा सा इस पे आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। मनोविज्ञान को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि अगर किसी चीज़ को बार बार आपके सामने किया जाए तो वो आपके दिमाग में छप जाती है। इसलिए जो चुनाव आयोग है उसने जो है कि बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर, बैनर और शोर शराबा करके, लाउड स्पीकर लगा करके किसी एक आदमी का जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाना, इन सब चीज़ों पे बैन लगाया। इसीलिए ताकि आप अच्छे से सोच सकें, विचार कर सकें और उसके बाद अपने मत का दान कर सकें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, फिर भी चोरी छिपे ये लोग उस काम को करते ही करते हैं। किसी भी रास्ते से एक रास्ते को बंद किया जाता है, दूसरा रास्ता ये खोल लेते हैं और आपके दिमाग को वाश करते हैं, शार्प कर देते हैं। सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। आप जो है कि उसके बाद उस प्रत्याशी को वोट देते हैं जिसका आपने ज़्यादा शोर शराबा सुना है, जिसके बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर आपने ज़्यादा देखे हैं, या जिस आदमी के साथ उस गुंडे मवाली को प्रचार करते हुए देखे हैं, या फिर जिस आदमी ने उसका ज़्यादा खाया है नमक, या कहें दारू, मुर्गा मछली जो है, जो भी हो, मांस मच्छी खाई, दारू पिया, ये सब चीज़ें प्रभावित कर देती हैं और वो जो सब कुछ भूल के उसको वोट दे देता है। और वो वोट जीतने के बाद जब वो चुनाव जीत लेता है, आपका वोट ले लेता है, फिर उसके बाद आप कभी ये सोचे हैं कि जिस आदमी ने लाखों करोड़ों रुपए आपके वोट को लेने के लिए खर्च किया है, उस पैसे को वो रिकवर कैसे करेगा? ये बात आपके जहन में कभी आई? नहीं आई तो सोचिए। यहीं से शुरुआत होती है भ्रष्टाचार की, और ये शुरुआत भी आपने ही की है। आपने ही ये रास्ता दिया है उसको। इसे आपको ही बंद करना पड़ेगा, और आप बंद करेंगे इस चीज़ को इस तरह से कि आप किसी के भी डर में नहीं जाएं, किसी भी आदमी के प्रलोभन पे ना जाएं, किसी के भी बैनर को, शोर शराबे को देख के अपने बुद्धि को आप खोएं ना। समझदारी से काम लें, होशो हवास में इस काम को करें, ताकि आप ठीक से निर्णय ले सकें। जब आप ठीक से निर्णय लेंगे और सही मतदान करेंगे, उसके बाद जो प्रत्याशी आपका जीतेगा तो उसका ज़्यादा पैसा नहीं खर्च हुआ है, तो वो थोड़ी ईमानदारी दिखाएगा, और अगर भ्रष्टाचार करेगा भी तो थोड़ा बहुत करेगा, क्योंकि उसका नुकसान तो कुछ हुआ नहीं, तो थोड़े से भी तसल्ली कर लेगा। यदि मान लीजिए उसने पहले ही 5-10 लाख रुपए खर्च कर चुका है, तो 5-10 लाख रुपए तो उसने खर्च किया हुआ है, वो निकालेगा। फिर उसके बाद और उसको 5-10 लाख रुपए चाहिए सेविंग के लिए, फिर और 5-10 लाख रुपए चाहिए उसको अपने प्रॉफिट के लिए, क्योंकि आने वाले चुनाव में 5-10 लाख रुपए और खर्च करेगा वो, क्योंकि पिछली बार 10 लाख रुपए खर्च करके अगर वो चुनाव को निकाला है, तो उससे जाहिर सी बात है कि कम से कम, या हो सकता है उससे ज़्यादा खर्च करना पड़े उसको अगले चुनाव को जीतने के लिए, तो उसकी व्यवस्था भी वो पहले से करेगा। और इस तरह से वो लूटता ही रह जाता है, और अंत में आपको रोना रोना होता है, क्योंकि वो लूटेगा तो आपसे ही। 10 रुपये आपको उसने खिलाया है, तो आप मान के चलिए कि वो आपसे 30-40 रुपये लूटेगा 5 साल में। सिंपल सी बात है। कहीं और से उसको ये पैसे नहीं लूटने का अवसर मिलेगा, आपसे ही मिलेगा। तो फिर ऐसा काम क्यों करें? ये तो हम घाटे का सौदा करते हैं कि पहले 10 रुपये खा लिए, फिर उसके बाद अपने जेब का हमने 40 रुपये उसको निकाल के दिया 5 सालों में। मूर्खतापूर्ण काम हो गया। विकास होने के बजाय हमारे देश में दरिद्रता आ जाएगी, क्योंकि हमारे जेब से 40 रुपये 50 रुपये अगर निकल के गए हैं तो वो हमारी अपनी कमाई थी। ये कारण है जो दिन पर दिन गरीबी का ग्रोथ बढ़ता चला जा रहा है, और ये तब तक बढ़ता ही चला जाएगा जब तक हमारे ये जो रवैये हैं कंटिन्यू रहेंगे। इसलिए इसे रोकना है तो सबसे पहली
प्रक्रिया यही होगी कि हम अपने इस रवैये को रोकें और बदलें इसे। एक तरफ तो देश में ये है, दूसरी तरफ चुनावी प्रक्रिया को अगर आप देखते हैं तो चुनाव आयोग तरह तरह की चीज़ों को चलाती है, तरह तरह के कार्य करती है। दूसरी बात, आप ऐसी बात भी कह सकते हैं या आपके दिमाग में ये बात आ भी सकती है कि सारे नेता ऐसा तो नहीं है, उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ईमानदार हैं, तो लेकिन सभी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कोई भी तो सही काम नहीं कर रहा है। आपकी बातें भी ठीक है, लेकिन ये सिस्टम जो है इस तरह से काम करता है कि कोई एक दो आदमी अगर ईमानदार उस बीच में बैठ भी गया है तो भी वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ये सिस्टम उसे निकाल के बाहर फेंक देगा। अगर 100 विधायकों के बीच में एक दो विधायक ईमानदार हैं भी तो वो उसे काम नहीं करने देंगे, उसको निकाल के बाहर फेंक देंगे। इसलिए ईमानदारों की संख्या ज़्यादा होगी तो बेईमानों की संख्या कम रहने पर वो लाचार हो सकते हैं, अन्यथा वो अपने समर्थन वापस लेगा, क्योंकि सिस्टम ऐसा है। और आप जानते हैं किसी एक विधायक अगर मंत्री या बड़े लेवल पर कोई है, मुख्यमंत्री है और उसको विधायकों के समर्थन से सरकार चलानी है, तो एक भी विधायक अगर उसको छोड़ के हट जाता है तो उसकी सरकार गिर जाएगी। इतना महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक एक विधायकों की। तो अगर आप बेईमानों की संख्या ज़्यादा डाल के रखे हुए हैं तो सरकार तो बनी ही है, और जो मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है उसको भी इस बात की परवाह होती है कि हमको सत्ता बनाए रखना है। अगर हमने इनको भ्रष्टाचार करने से रोका तो ये समर्थन वापस ले लेगा, और समर्थन वापस ले लेगा तो फिर हमारी सत्ता नहीं रहेगी। तो इस डर से वो ईमानदार होते हुए भी चुप मार के बैठा रहता है, क्योंकि कुर्सी पर बने रहना है तो चुप मार के बैठना ही पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात से सहमत होंगे। आज इतना ही। नमस्कार।